कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CS, CMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, स्वागत है आपका के सीए में। और दोस्तों, आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, फाइनली आपने आपका करियर सिलेक्ट कर लिया और करियर में ग्रेजुएशन की तरफ आपका रूह मोड़ गया। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एकदम रूह वगैरह, पर ठीक है, भावना समझो भाई। सो फाइनली ग्रेजुएशन में एंट्री तो कर ली। अरे तूने मारी एंट्री, लेकिन यही नहीं पता कि आगे क्या क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में क्या है। तो दोस्तों, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो बच्चों के लिए बहुत पसंद होता है और 11th-12th में भी जो थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, अकाउंट्स। यस दोस्तों, अकाउंट्स जो 11th-12th में भी था, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, आगे भी रहेगा। एमकॉम करो, एमबीए करो, सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, हर जगह पे कुट कुट के भरा हुआ है, ऐसा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। लेकिन हाँ, ये अकाउंट्स का नाम बदलते जाता है। हम तो यही बोलते हैं अकाउंट्स का लेक्चर है, अकाउंट्सचा स्टडी करायचा आहे, अकाउंट्सचा पेपर आहे। बट भाई वो अकाउंट्स कौन सा है? तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर बीकॉम की अगर बात करें, पुणे यूनिवर्सिटी वालों, स्पेसिफिकली ये वीडियो एसपीटीयू के लिए ही है। और दोस्तों, फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, दोनों में आपको जो अकाउंट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो अकाउंट है उसका आज सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट में जाना स्टार्ट करने के पहले जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट में क्या है। अगर हम पानी में कूदना चाहते हैं, मतलब सुसाइड वाला नहीं रहे, तैरने के लिए अगर हम पानी में कूदने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है, भाई कितने नीचे तक है, कितना डीप है, डीप कितना है पूछ लेते हैं। क्योंकि अगर स्विमिंग नहीं भी आया, अगर वो स्विमिंग पूल जैसा होगा या फिर जो अपन जाते हैं ना किधर वाटर पार्क वगैरह, वो लेवल तक होगा तो चलो जुगाड़ करके आ ही जाएंगे ऊपर, डूब तो नहीं जाएंगे। तो पहले डेप्थ देख लेते हैं। तो वैसे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट में तैरना है तो सब्जेक्ट की डिटेल जानना जरूरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का ओवरव्यू करते हैं स्टार्ट आफ्टर एंजॉयिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि आज का टॉपिक है एफआई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ओवरव्यू। तो दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। डिटेल मतलब ऐसा 2-4 घंटे नहीं चलेगा मेरे भाई, 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट का ओवरव्यू। ओके, लेकिन ये जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी होता है कि भाई हम फर्स्ट ईयर के लिए, अभी अकाउंट सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि 11th में भी अकाउंट था, 12th में भी अकाउंट्स था, तो अब क्या जरूरत है? समझ जाएगा ये टॉपिक के, ये जो देखेंगे ना लेक्चर, आपको समझ जाएगा भाई जरूरत है या नहीं। ओके, लेट्स सी। तो दोस्तों, पर्दा खुल रहा है और पर्दे के साथ खुलने के साथ चैप्टर नंबर 1 का नाम आपके सामने है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। ओके, वैसे तो चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है भाई, कंसेप्ट भी है, कन्वेंशन है, प्रिंसिपल्स है और ट्रेंड्स है। दोस्तों, एग्जैक्टली ये क्या है, ये टॉपिक कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। ओके, इसमें कोई सॉल्विंग नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, मतलब क्वेश्चन आंसर है, सॉल्विंग नहीं है, टेबल ड्रॉ करना है, चार्ट ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, अकाउंटिंग ये एक लैंग्वेज है। क्या मजाक कर रहे सर? मराठी, हिंदी, गुजराती, ये सब लैंग्वेज ये हम जानते हैं। ये अकाउंटिंग कब से लैंग्वेज हो गई? अरे मेरे भाई, बिजनेस की लैंग्वेज मतलब अकाउंटिंग। अगर आप किसी बिजनेस को समझना चाहते हो तो बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग समझना चाहिए, और अकाउंटिंग को समझने के लिए अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझना चाहिए। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं आपको समझ रहा है, क्योंकि आपको हिंदी भाषा के वर्ड्स पता है, उसके मीनिंग पता है, इसलिए आपको समझ रहा है। वैसे ही अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पूरा आगे तक समझे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये आगे जो भी अकाउंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो समझे। इसके लिए जरूरी है अकाउंटिंग के वर्ड्स के मीनिंग पता होना। सो इसमें हम देखेंगे दोस्तों अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन होते हैं।
सर इसमें क्या फर्क होता है, क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है कंसेप्ट? मेरे भाई आज ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर नहीं है। पिक्चर में हम सब कुछ देखेंगे ना डिटेल में, तो ट्रेलर में तो जस्ट ये रहेगा कि ओवरव्यू, मतलब इसमें क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। तो दोस्तों अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मनी मेजरमेंट एक कंसेप्ट है, देन बिजनेस एंटिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट, पीरियोडिसिटी, रियलाइजेशन, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूअल या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, ये है सब कंसेप्ट। देखो अब एक दिल दिल है कि मानता नहीं, दिल क्या बोलता है कि भाई ये तो थ्योरी यार, पढ़ लेंगे यार, रट्टा मार लेंगे, क्या टेंशन है। दोस्तों ऑफ कोर्स पॉसिबल है, कर सकते हो रट्टा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स भी मिल जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर ये कंसेप्ट आपको थॉरली डिटेल में विथ एग्जांपल नहीं समझे तो आपको फ्यूचर में अकाउंटिंग समझने के लिए प्रॉब्लम आएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टॉपिक करो, नहीं भी किया तो भी आप पास हो जाओगे यार, ये भी आपको बता देता हूँ, ऐसा जरूरी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट समझे तो आपके लिए फ्यूचर में बेटर रहेगा। सर ये कंसेप्ट कहीं तो भी देखे हुए लग रहे हैं। यस दोस्तों, 11 के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 में ही था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो था 11 का, उसमें चैप्टर नंबर 1 में ही ये कंसेप्ट थे, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से कवर्ड थे। लेकिन अगर आपने एकदम उस शिद्दत से किए है या फिर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हो, बहुत टाइम हो गया उस चीज को, तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। दोस्तों अकाउंटिंग भी बदलता है मेरे भाई, अरे यार हर चीज बदलती है, इंसान बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, अकाउंट क्यों नहीं बदलेगा, अकाउंटिंग भी बदलता है। सो इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है अकाउंटिंग में, क्या क्या आ रहा है नया नया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, भाई गवर्नमेंट एकदम महंगाई महंगाई, मतलब आपने सुना ही होगा, पूरी जनता एकदम परेशान हो चुकी है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, कुछ भी खरीदने जाओ साला 10 रुपए की चीज खरीदने जाओ 15 रुपए लग रहा है, इतना इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया सब कुछ। लेकिन ये इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है? जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं, तो वहां पे तो एकदम सीधे सीधे लिख के आ जाता है कि इन्फ्लेशन रेट इज 5.6%, पहले के कंपैरिजन में इतना बढ़ गया, पहले इतना था अभी इतना हुआ। लेकिन ये निकाला कैसे इन्होंने, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया? भाई ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पार्ट है। तो सर हम कैलकुलेट करेंगे सच्ची में? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको कंसेप्ट बताया गया थियोरेटिकल कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिव अकाउंटिंग। भाई क्रिएटिव तो आप हो ही, तो उसका अकाउंटिंग में तो जरूरी है। तो दोस्तों क्रिएटिव अकाउंटिंग ये भी एक नया ट्रेंड है अकाउंटिंग में, जो पहले नहीं था, नया 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 सिलेबस में आया है बच्चों ये। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, दोस्तों भाई बिजनेस के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए तो हर कोई बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस करने के बाद इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए मैंने क्या किया, जो वेस्ट केमिकल था वो डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया, एकदम भाई कोई टेंशन नहीं, लेना देना नहीं, जो भी वेस्ट केमिकल है जो डेंजरस है, हार्मफुल है, दे दिया पानी में, छोड़ दिया सब, और वो पानी गांव के लोग पी रहे जिनको बीमारियां हो रही, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। गलत बात है, गलत बात है, ऐसा ना हो। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में दोस्तों ये भी सोचा जाता है कि इन्वायरमेंट को एग्जैक्टली क्या कॉस्ट उठाना पड़ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दोस्तों अगर मैं रियलिटी में बोलूं तो सबसे बड़ी एसेट है हमारी ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट है ह्यूमन रिसोर्स। सर कैसे? दोस्तों केकेसीए का ही एग्जांपल ले लेते हैं। केकेसीए में मैं मतलब केके सर, साथ में प्रमोद सर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, दिव्य दादा है जो इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लेते हैं, और भी हमारी टीम है, और भी टीम में लोग ऐड होते जा रहे हैं। ओके, सो स्टाफ से लेकर टीचर से लेकर सब पूरी टीम, ये पूरी टीम जो बनी है यही तो सबसे बड़ी एसेट है। अरे भाई क्लासरूम जो है वो कभी बदला जा सकता है, सेटअप जो है वो बदला जा सकता है, कंप्यूटर लिया जा सकता है, लेकिन बिजनेस का ग्रो होने का रीजन क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, हम अगर किसी होटल में रेस्टोरेंट में जाए, सेकंड टाइम वही रेस्टोरेंट में जाने का सोचते हैं, यार इसी रेस्टोरेंट में जाने का, नॉर्मली यार हम चेंज करते हैं, लेकिन वो एक रेस्टोरेंट ऐसा है कि बार बार वहां पे जाने का सोचते हैं। क्यों? वहां का स्टाफ बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत क्वालिटी है। तो ये इमेज कैसे बनी? बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये ह्यूमन रिसोर्स ये एसेट है, इसका भी वैल्यूएशन होना चाहिए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, एफ रह गया बच्चों वहां पे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो फॉरेंसिक ये वर्ड तो सुना ही होगा, अरे सीआईडी, क्राइम डायरी, ये कुछ देखा है क्या? नहीं, सीआईडी में देखा होगा ना, वो फॉरेंसिक लैब में जाते हैं,
वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, याद आया? यस यस यस। क्या नाम था यार वो डॉक्टर का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। सीआईडी में जो थे, बहुत टाइम हो गया मुझे भी सीआईडी देखे। वंस अपॉन ए टाइम ऐसा होता था, बहुत फ्रीक्वेंसी से देखा जाता था वो सब। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग दोस्तों, वो फॉरेंसिक जो साइंस वाला था, जो लेबोरेटरी में होता था, ऑफ कोर्स इट इज टोटली डिफरेंट। हमें वैसे वाला अकाउंटिंग में कुछ नहीं करना है, अकाउंटिंग में ऐसा कुछ लेबोरेटरी में नहीं जाना है हमें, ठीक है। बट फॉरेंसिक अकाउंटिंग में बेसिकली जब कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब लॉ रिलेटेड कुछ, मतलब कुछ केस वगैरह चल रही लॉ में, कोर्ट में, तो वो केस रिलेटेड, मतलब फॉरेंसिक का मतलब यहाँ पे ये है सुटेबल फॉर यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। तो कोर्ट ऑफ लॉ में यूज करने के लिए जो सुटेबल होता है उसे बोलते हैं फॉरेंसिक। तो अकाउंटिंग में भी, अकाउंटिंग में ऐसा कुछ, मतलब कुछ डेटा होता है जो हम कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। अगर किसी बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन, अभी आपने सुना होगा इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, या फिर ईडी वाले आ गए, ईडी ईडी, ये तो आप बच्चा बच्चा जानता है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ओके। तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वगैरह जो रेड होती है और ये सब डिटेल में चेक करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पार्ट। और लास्ट में क्वेश्चन दिए है कुछ सेल्फ स्टडी के लिए, ओके। तो दोस्तों ओवरऑल चैप्टर नंबर 1, यस इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नहीं बनेगा आप बोलोगे कि बहुत मजा आएगा सर इसमें, तो भाई मजा दोनों साइड से आएगा। जब हम आपसे करवा लेंगे कंसेप्ट और आप भी उतना ही इन्वॉल्व हो जाओगे, ओके। अदरवाइज ऐसा समझो, निराली अगर टेक्स्ट बुक वगैरह देख लो तो कम से कम 45-50 पेजेस के आसपास थ्योरी भरा हुआ है, ओके। तो ये मजा आएगा अगर आप एग्जाम्पल के साथ सब समझ लेंगे, और ऑफ कोर्स ये हम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो स्टूडेंट्स, चैनल पे अगर न्यू हो, आपको ना पता हो तो बता दूं, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे KKCA नाम से, KKCA, ओके। तो इस नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वेलकम मैसेज मिलेगा, वेलकम मैसेज में आपको बस रिप्लाई करना है, आपका जो भी स्टैंडर्ड रहेगा, FY BCom सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेकंड ईयर वॉट एवर, तो आप रिप्लाई करो तो हम रिस्पेक्टिव बैच में आपको ऐड करके हमारी टेक्निकल टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और आपको जो कोर्सेज चाहिए, जो सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए हमसे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दोस्तों पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये क्या होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, यस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, सॉल्व करने में मजा आएगा, अरे जबरदस्त मजा आएगा बच्चों। दो मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होता है, सॉल्व करने में 2-3 पेज भी लग जाते हैं, 3 पेज तो नॉर्मली लगते हैं, यस 3 पेज तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। तो ये पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जो है, जिसमें बिजनेस सोल्ड आउट किया जाता है, और बिजनेस सेल करने के बाद जो प्रॉपर्टीज आएगी, मतलब जो पैसे आएंगे प्रॉपर्टीज बेचने के बाद, वो पैसों से बिजनेस के लायबिलिटीज पे किए जाते हैं। तो ये है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दोस्तों इसमें जो मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड, ओके। सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसमें एक्चुअली लॉजिक ये होता है कि जिस पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल लाया उसको एक्स्ट्रा पैसा दो, ओके। ऐसा होता है ये सरप्लस कैपिटल मेथड। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिटेल में देखेंगे बच्चों हम, कि अगर कोई पार्टनर है, अगर वो एसेट लेके जाए तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग कैसा करेंगे। साथ ही साथ अगर बिजनेस में कुछ पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस है, तो उसका क्या करना है। नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे लाइबिलिटी होते हैं जो फिक्स नहीं होते, कॉन्टिंजेंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स जब बिजनेस बंद किया जाता है उससे बोलते हैं रियलाइजेशन। तो बिजनेस बंद करते टाइम जो एक्सपेंस होता है, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन, उसका कुछ प्रोविजन करना पड़ता है, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योर्ड लायबिलिटीज। सिक्योर्ड लायबिलिटीज मतलब ऐसे लायबिलिटीज जिसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रखा होता है, गिरवी रखा होता है, ओके। मतलब अगर आप लोन पे नहीं कर पाओ तो प्रॉपर्टी बेच के बैंक वाले पैसा वसूल कर लेंगे, सिंपल, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। प्रेफरेंशियल नाम में ही है प्रेफरेंस, मतलब प्रायोरिटी, प्राधान्य। तो मल्टीपल लायबिलिटीज है, देखो बिजनेस बंद कर दिया तो एसेट बेचेंगे, एसेट बेच के पैसा देना है, पैसा किस किस को देना है, जितने लायबिलिटीज है सबको देना है। लायबिलिटीज तो बहुत सारे है, पैसा किसको दे और कैसे दे, कौन से सीक्वेंस में दे, ये हम इस टॉपिक में डिटेल में देखेंगे, ओके।
तो बेसिकली प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज मतलब इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस या एम्प्लॉयज ड्यूज आता है, इनको प्रायोरिटी पे पेमेंट दिया जाता है, पहले इनको पैसा देना। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखेंगे हम, साथ में सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ लो आप ये फिलहाल, ओके, सेकंड या फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज कितना है ये अब नहीं बताएंगे, एग्जाम के टाइम पे बताएंगे। एग्जाम इसे वेटेज बता दिया तो दो चीजें, अगर ज्यादा बता दिया तो आप सिर्फ ये करोगे, बाकी करोगे नहीं, कम बता दिया तो बोलेंगे कौन इतना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं भी फिलहाल वेटेज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। 11 से हम सीखते आ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जिसमें अकाउंट ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे अगर डबल एंट्री से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर भी इसके बुक्स क्लोज करने पड़ते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ड्रॉ करना पड़ता है। सो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो है ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सिंगल एंट्री सिस्टम से कैसे ड्रॉ करेंगे? सर ये ऐसा लग रहा है ना, ये 12th में टॉपिक था सर, ऐसा लग रहा है 12th में था या 12th में ही था, आई थिंक सिंगल एंट्री सिस्टम 11th में ही था। ओके, तो ये जो टॉपिक आपने देखा हुआ है, ऐसा समझो आपने जो पढ़ा है ना स्टूडेंट्स 11th में, वो ट्रेलर था। मतलब इसका जो पहला दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना इजी लेवल का, स्टार्टिंग में कैसे इजी इजी क्वेश्चन होता है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ती है, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा ना एक दो, वो 11th के लेवल के, बाकी सब तो भाई यस 11th का लास्ट चैप्टर था सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें आपको बहुत सारे अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद हम देखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सीधी सीधी बात बोलूं, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। और फाइनल अकाउंट तो इससे इजी था, क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रायल बैलेंस दिया था, एडजस्टमेंट दिए थे। यहाँ पे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है मेरे दोस्त, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें तो और भी मजा आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या है, मीनिंग देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम का, साथ में फीचर्स दिए हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री का डबल एंट्री में कैसे किया जाए कन्वर्जन, इस पे देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, कम से कम 15 दिन यह टॉपिक चलेगा बच्चों, कम से कम 15 से 20 दिन, इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी के लिए कुछ क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस, एफवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ एंड अकाउंटिंग। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो सबको पता है, पता होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स में आए हो तो आपको पता होना चाहिए। और आजकल तो स्कूल के सिलेबस में भी थोड़ा थोड़ा दिया है इन्फॉर्मेशन, 9, 10 में, मैथ्स में जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के क्या रेट होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं जीएसटी और उसका अकाउंटिंग। तो जीएसटी बेसिकली हम ये देखेंगे, नया एक्ट है, नया मतलब 2017 में बना है। सो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, कैसे बना ये एक्ट, उसके बाद जीएसटी का कंसेप्ट क्या होता है, जीएसटी का डेफिनेशन देखेंगे। फिर ये जो जीएसटी बना है इसमें कौन से कंपोनेंट है, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी के 3 कंपोनेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तीनों कंपोनेंट डिटेल में देखेंगे। और हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर मैं परचेस करते टाइम, मान लो मैं रिटेलर हूं, मैंने होलसेलर से परचेस किया, तो होलसेलर से जब मैंने परचेस किया तो उसने बिल दिया होगा मुझे ऑफकोर्स, तो होलसेलर ने जो बिल बनाया होगा उसमें ऑलरेडी जीएसटी ऐड किया होगा और मेरे से उसने पैसे ले लिए। तो परचेस करते टाइम, इनपुट के टाइम जो टैक्स पे किया, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, और जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा तो कस्टमर से वापस जीएसटी वसूल करूंगा, तो कस्टमर से जो मैंने जीएसटी वसूल किया ये रहेगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो इनपुट और आउटपुट ये दोनों कंसिडर करके टैक्स का पेमेंट कैलकुलेट किया जाता है, इसमें टैक्स पेएबल कितना है। और लास्ट में हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मान लो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सोचो कि खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस करना है, या फिर एटलीस्ट अकाउंटिंग के काम तो करने ही करने भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सिंपल सा प्रोसेस होता है और हम वो एकदम ऑनलाइन लाइव जो वेबसाइट होती है ना जीएसटी की, वो वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। बुक में तो थ्योरी मिल जाएगी, थ्योरी तो हम कवर करेंगे एकदम मस्त इंटरेस्टिंग पीपीटी फॉर्मेट में, साथ में वेबसाइट भी दिखेंगे कि जीएसटी वेबसाइट पे कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी फॉर्मेट में क्लासेस लेते हैं। ऑफलाइन में सिर्फ सुपर 30 बैच साइज स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन सिंगल बैच।
अगर आपको कुछ भी डाउट है बैच से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो आप 8483822271 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर नासिक में हो स्टूडेंट्स, आप नासिक में हमारे 2 ब्रांचेस है, एक के वाग एग्रीकल्चर कॉलेज के पास और एक कॉलेज रोड पे। ओके, और ऑनलाइन वेयर एवरीवेयर हमारा खुद का एप्लीकेशन है केकेसी ऐप, तो केकेसी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। और फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप भी करिए और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। तो हैप्पी लर्निंग विद केकेसी। बाय बाय।